डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, सुनने वालों, देखने वालों, आप सबको मेरी तरफ से सलाम एंड गुड मॉर्निंग। कानून और आप एक मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है काफी अरसे से। 2003 2004 बल्कि 2004 से मैंने, मेरा ख्याल है, पहली दफा ये कानून और आप वाले प्रोग्राम शुरू किए थे और वहां से फिर चलते चलते काफी अरसा, काफी साल आपका मेरा साथ रहा है वीनस टीवी के जरिए। और अब फेसबुक लाइव, सोशल मीडिया के ऊपर आपके साथ मैं बात करता हूं। हमारा मकसद हमेशा की तरह एक ही है, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना, लोगों से ज्यादा बात करना, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उस नजरिए से देना कि वो अपना काम खुद भी कर सकें या अपने वकील के साथ जब बात करें तो एक इन्फॉर्म्ड किस्म की बात कर सकें, बजाय इसके कि बस उनको किसी भी तरफ लगा दिया जाए और वो चलते जाएं उसके ऊपर। मैं आपके साथ जब ये कानून और आपके प्रोग्राम्स करता आया हूं पिछले 12 13 14 सालों में, इनके अंदर हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहा है मेरा, वो ये कि मैंने आपका जो सवाल आता है उसका जवाब भी देना है और कोशिश करता हूं कि इतनी इंफॉर्मेशन के साथ जवाब दे दूं कि जो बाकी सुनने वाले हैं जिनके सवाल थ्रू नहीं हुए उनको भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके उसके ऊपर। आज आप देख रहे हैं इस लॉकडाउन के बावजूद मैं अपना सूट, अपनी टाई शाय लगा के बैठा हूं, इसलिए कि मैं तरस रहा हूं उस एक्शन को जो हमारे काम का हिस्सा है। कोर्ट में जाना, केसेस को डील करना, होम ऑफिस के साथ मत्थे से मत्था लगा के लड़ाई करना और जीतना, वो चीज बंदा मिस करता है और मैं डेफिनेटली उस चीज को मिस कर रहा हूं इस वक्त इस लॉकडाउन के थ्रू। काम हमारा चल रहा है, एप्लीकेशंस भी होती हैं, आपके साथ मैं छोटे मोटे फेसबुक लाइव्स भी करता रहता हूं, लेकिन जो मेन चीज जो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूं वो है कोर्ट में जाके फाइट करना केसेस को, जो कि आजकल हमारे लिए थोड़ा सा बंद हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। बट एनीवे, जब भी वो शुरू होगा तो हम उसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। मुझे नजर आ रहा है फोन कॉल्स शुरू हो गई है साथ ही, अभी मैं उसके ऊपर जाता हूं सीधा। सिर्फ छोटी सी बात जो पहले करना चाहता हूं, जो आजकल सबसे हॉटेस्ट टॉपिक समझ लें जो चल रहा है, वो ये कि लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं कर सक रहे। उनके लिए क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं या इनके लिए रास्ते निकाले जा सकते हैं कि उनको कोई मदद मिल सके। अब उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो मैंने सबसे पहले जिसका जिक्र किया था वो यही था कि हम चेंज ऑफ कंडीशंस की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। उसके अंदर पहले नॉर्मली आप जानते हैं जो लोग 10 साल के रूट पे हैं, मुझे बहुत सारे इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि जी मैं 10 साल के रूट पे हूं, ब्रिटिश नेशनल बच्चा है या बच्चे के 7 साल पूरे हो चुके हैं, उसकी बेस पे हमें फैमिली की स्टेटस मिला है और 10 साल के रूट पे मिला है, तो क्या हम बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि हमारे कार्ड के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बेनिफिट्स अलाउड नहीं है। यह सबसे पहला जवाब उन लोगों के लिए है क्योंकि आपको बेनिफिट्स अलाउड नहीं है, अनलेस आप चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई करेंगे आपको अलाउ नहीं किया जा सकता। आप चेंज ऑफ कंडीशंस के लिए अप्लाई करते हैं, आप खुद करना चाहें तो खुद ट्राई करके देख लीजिए, आप अगर अपने वकील के थ्रू जाना चाहें, मेरे थ्रू जाना चाहें, तो हम आजकल काफी एप्लीकेशंस कर रहे हैं। मकसद अगेन यही है कि होम ऑफिस के साथ यह बात की जाए कि एक डिफिकल्टी है, उस डिफिकल्ट टाइम के अंदर और उस फाइनेंशियल स्ट्रिक्टनेस के अंदर आपसे कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 1033 पाउंड होम ऑफिस की फीस आप पे करेंगे, उसके ऊपर एनएचएस की फीस आप 1000 पाउंड पे करेंगे अक्टूबर से पहले तक, अक्टूबर के बाद वो भी बढ़ जाएगी। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो मैं सजेस्ट करता हूं लोगों को वो यही है कि आप चेंज ऑफ कंडीशंस की एप्लीकेशन करते हैं और उसके अंदर आप अपनी सिचुएशन जो आजकल चल रही है वो बताएं और होपफुली उम्मीद इसी तरह की हम रखते हैं कि होम ऑफिस कोई ना कोई नरमी दिखाएगा उनके साथ। हमारी पहली ये चेंज ऑफ कंडीशंस की एप्लीकेशंस इस हफ्ते में जमा हो रही हैं। कल मैं कुछ फाइनलाइज कर रहा हूं एप्लीकेशंस और वो सबमिट करने के बाद फिर देखेंगे कितना टाइम लगता है और क्या जवाब आते हैं। जैसे जैसे वो भी जवाब आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल अगर आपकी एक्सटेंशन आ रही है, आपको फिक्र यह है कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सटेंशन के लिए, तो फौरन फी रिमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। फी रिमिशन में क्या होता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं ये कहने के लिए कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अपना और अपने फैमिली का, होम ऑफिस का और सारा खर्चा, इसलिए मुझे एग्जेम्पशन दीजिए। और अगर वो आपने प्रूव कर दिया कि आपकी डेस्टिट्यूशन होगी या आपके पास इनकम नहीं है या आपके पास रहने की जगह नहीं है या आपके पास अपने खर्चे के पैसे नहीं है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली मदद मिल सकती है या मिलनी चाहिए। अभी कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि मिलनी चाहिए, होगा कि नहीं आई डोंट नो। हम अप्लाई करेंगे,
फाइट करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि वहां पे कोई वो बात बने। अब मैं फोन कॉल्स की तरफ चलता हूं। फोन नंबर हमेशा की तरह मेरे पास मौजूद है, यहां पे मैंने अपने पास हाथ में रखा हुआ है। मिस्ड कॉल्स अभी मुझे 2 नजर आ रही हैं यहां पे। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है फोन को। सो अब अगर आप कॉल्स करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपकी कॉल मेरे पास आएगी, मैं इसको स्पीकर पे सुनूंगा और उसके साथ ही आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका जवाब दूं। और अगर आपकी कॉल्स नहीं आती, जो कि इंटायरली पॉसिबल भी है, तो फिर मैं खुद कुछ ना कुछ अपनी बकबक करता रहूंगा इस चीज को जारी रखने के लिए। चलें, पहली कॉल आ रही है जी। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत? शुक्र अल्लाह। आप हमारे फेसबुक लाइव कानून और आप सेशन के पहले कॉलर हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत अच्छी हेल्पलाइन। पूछना मैंने ये था आपसे कि एक तो मैंने अपना ई सेटलमेंट वाला अप्लाई किया हुआ, प्री सेटल स्टेटस। ठीक। उसके तकरीबन कोई 8 महीने हो गए, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। ठीक। और वाइफ का मेरा आ गया है, शी इज अ यूरोपियन नेशनल, जी। स्पाउस हूं। ठीक है। उसका कोई प्रोसेस है कि इसको किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं? वो 8 महीने तकरीबन हो गए। देखिए भाई जी, सबसे पहली बात, आजकल जो टाइम फ्रेम्स हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर ना डालिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि 8 महीने आपके हो गए हैं। सो ये कोरोना वायरस से बहुत पहले की आपने एप्लीकेशन डाली हुई थी, लेकिन आपकी एप्लीकेशन का उन्होंने कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट आपको दे दी होगी। आपको ये पता है कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, सो आपको उसका वेट तो करना पड़ेगा। अभी आप उनको ऑब्वियसली हर हफ्ते चेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, वो चीज अपनी जारी रखिए, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन सिर्फ बता ये रहा हूं आपको कि आजकल हो सकता है आपको डिलेज हो डिसीजन मेकिंग में। यह बात नहीं कि होम ऑफिस काम नहीं कर रहा, लेकिन उनकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रायोरिटाइज किया जा रहा है मैटर्स को, जो कि मुझे नजर आ रहा है वो ये कि जब डिसीजंस आ रहे हैं तो उसमें नजर आ रहा है कि अच्छा, जो बहुत पुराने वाले हैं उनको अभी भी थोड़ा सा डिले कर रहे हैं वो, लेकिन जो साथ साथ एप्लीकेशंस चल रही हैं या जिनके काम पूरे हो चुके हैं उनके डिसीजंस डेफिनेटली चल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, सो आपको जो सजेस्ट करूंगा वो यही कि आप उनको डेफिनेटली चेस कीजिए, बिल्कुल आपने रुकना नहीं है उसके ऊपर। ओके जी, ठीक है सर। और दूसरा मैंने ये पूछना था, एक और चीज आपसे पूछनी थी कि आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का पाकिस्तान से, जैसे मैं वाइफ मेरी यूरोपियन है जी, तो भाई का या पेरेंट्स का उधर पाकिस्तान में जो है उनसे उनका अप्लाई हो सकता है उस बेस पे या? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आपकी डिपेंडेंसी चलती है पेरेंट्स की आपकी वाइफ के ऊपर, बिकॉज शी इज द यूरोपियन नेशनल, वो हैं जो कि अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं और उनकी बेस पे बाकी फैमिली को स्टेटस मिल सकता है। सो जी बिल्कुल किया जा सकता है, बट दैट इज अ मैटर फॉर अनदर डिस्कशन। जी हाँ जी बताइए। मैंने एप्लीकेशन पहले की थी तो उन्होंने कहा, जी ब्रदर की थी मैंने। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमने ये रूल खत्म किया हुआ है 2016 से। अच्छा। 2016 या 2017 से। देखिए जी, उन्होंने मुझे रिफ्यूजल ये दिया था उस टाइम। आपको रिफ्यूजल पहले तो देखना है कि आपने कौन सी रेगुलेशंस में अप्लाई किया, आपने कब अप्लाई किया। इसके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं कि इसको रूल को खत्म कर दिया गया है। रूल इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन रेगुलेशंस, उसको खत्म किया जा नहीं सकता। सिर्फ बात क्या आती है, जब आप भाई के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपकी डिपेंडेंसी ना हो या भाई आपका क्योंकि डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स के अंदर नहीं आता, इसलिए उसके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उसके साथ आपको एडिशनल चीजें पूरी करनी पड़ती हैं। अदरवाइज द रूल इज एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, जो आपके भाई वगैरह भी हो सकते हैं, उनको भी मिलेगा अगर आप उनकी कंडीशंस पूरी करते हैं। सो आप अगर देखते हैं यूरोपियन रेगुलेशंस में फैमिली मेंबर्स कौन हैं, वो आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके डायरेक्ट लीनियर अप एंड डाउन पेरेंट्स की या बच्चों की आप बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आते हैं, आपके भाई बहन होते हैं या आपके उससे आगे जो रिश्ते चलते हैं या ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दिस दैट, वो सारी बात भी उसके अंदर आ सकती है। पॉइंट बीइंग, हर चीज के लिए आपको रेगुलेशंस को देखना है और रेगुलेशंस को कंप्लाई करना है, तब आपको वो उन रेगुलेशंस के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है चलें, ओके जी। जी सही, मैं आपको वही बताया ना, डायरेक्ट फैमिली मेंबर का आपका इशू बनेगा, लेकिन उसके भी तरीके हैं उसको हैंडल करने के, बट ऑब्वियसली आपकी डिपेंडेंसी के साथ है। कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं इसका, मतलब कि कब तक है डेट? क्योंकि यूरोप से बाहर जा रहे हैं ना। जी यूरोप से तो बाहर जा रहे हैं। आपकी जो डेडलाइन, जो आपकी ये प्री सेटल और सेटल स्टेटस जो यहाँ पे लोग हैं, उनके पास डेडलाइन जून की है, जून 2021 की। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई करना है अभी, और जो आप जिस तरह से रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, वो आपने दिसंबर 31 से पहले करना। दिसंबर 31। ठीक है जनाब, ठीक है सर, ओके जी, यू आर वेलकम, खुदा हाफिज।
चलें जी, अगली कॉल लेते हैं। मुझे नजर आ रहा है बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बीच में मिस्ड कॉल्स होती जा रही हैं, सॉरी अबाउट दैट, लेकिन जो अब नेक्स्ट कॉल आएगी मैं वही लूंगा आपके साथ। ये यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर, ओके चले, उससे पहले अगली कॉल आ ही गई है जी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली भाई, मुझसे आपसे ये बात करनी थी। मैंने असाइलम पर केस डाला था इन 2019 ओके और मुझे अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया होम ऑफिस का, और मुझे साइनिंग तो मैं 2 ईयर्स से कर रहा हूँ और मुझे अभी तो एवरी 8 मंथ्स बुला रहे हैं। और मैं लास्ट टाइम साइनिंग पर गया था, उन्होंने कहा था कि यू विल गेट लेटर दैट योर इंटरव्यू इज पेंडिंग ऑन 17th of April। ओके मुझे कुछ लेटर आया भी नहीं उसका, तो यही पूछना था मुझे। ओके जी, सबसे पहली बात, आजकल सारे इंटरव्यूज को उन्होंने रोका हुआ है। आजकल जो इंटरव्यूज की बातें हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि वो फेस टू फेस इंटरव्यूज नहीं कर रहे। जब तक वो कुछ ऐसा शुरू करते हैं जहां पे वो आपके असाइलम इंटरव्यूज को भी रिमोटली हैंडल करना शुरू कर दें, तब तक आपको भी असाइलम की डेट नहीं आएगी। इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन और जो मेरा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है, उसके अंदर आपके असाइलम के इंटरव्यूज, आपकी कोर्ट हियरिंग्स, आपके जो फेस टू फेस इन पर्सन करने वाली चीजें हैं, वो सारी की सारी इस वक्त सस्पेंडेड हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपका जो असाइलम का मैटर चल रहा है, आपको उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो चुका होगा, अब आप इंटरव्यू का, फुल इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। अगर फुल इंटरव्यू के लिए वो उन्होंने आपको डेट भेजी है और कैंसिल कर दी है, तो वो भी आपको पता चल गया। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको डेट भेजी थी 17 अप्रैल की और आप कंफर्म नहीं है कि क्या 17 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है कि नहीं, तो फिर उसी लेटर के ऊपर एक नंबर भी लिखा होता है जहां पे उन्होंने लिखा होता है कि अगर आपको कोई मसला है तो आप कैंसिल करा सकते हैं। नहीं, मुझे लेटर तो नहीं आया अली भाई। जब मैं साइनिंग पे लास्ट टाइम गया था तो मैं पूछा था कि होम ऑफिस से कुछ आपको पता है क्या, तो लड़की ने मुझे चेक कर दिखाया था कि हाँ, कि 17 अप्रैल को इंटरव्यू। राइट। तो आपको लेटर नहीं भेजा ना उन्होंने, वो इसलिए नहीं भेजा होगा कि आजकल कैंसिल कर दिए उन्होंने सारे। सो नथिंग टू वरी जी, अभी आप इंतजार कीजिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो फेस टू फेस चीजें हैं, उनको अभी थोड़ा सा टाइम लगना है। पहले तो देखे ना, इंतजार होता है इस चीज का कि अच्छा ये लॉकडाउन है, 3 वीक्स चलना है, 4 वीक्स चलना है, 6 वीक्स चलना है, चलो वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम फेस टू फेस वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये लॉकडाउन लंबा चलेगा तो फिर कोई ना कोई रिमोट तरीका निकाला जाएगा। जिस तरह वो जूम वालों की लॉटरी निकली है कि एक छोटी सी वो कंपनी चलते चलते और अचानक सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा इन डिमांड चीज बन गई है वो। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे उसके ऊपर। ओके अली भाई, और राइट टू वर्क के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि तो मुझे 2 साल हो गए अभी तक। देखिए, राइट टू वर्क के लिए कोई भी किसी भी वक्त अप्लाई कर सकता है। आपको एक चीज याद रखनी है, आपका असाइलम मैटर जब चल रहा होता है, अगर आपका 1 साल तक डिसीजन नहीं किया गया तो उसका मतलब, एक सेकंड जी, ये साथ साथ दूसरा फोन भी बजता जा रहा है, मैं इसकी जरा रिंगर कम कर दूं। अच्छा, जब आप असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, अगर 1 साल तक आपका डिसीजन नहीं किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको काम करने की इजाजत होती है। लेकिन यहां पे जब लोग गलती कर जाते हैं वो ये है कि वो ये नहीं समझते कि काम करने की इजाजत जो ऑटोमेटिकली मिलती है आपको, वो है ओनली इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस। होम ऑफिस ने ये एक रास्ता निकाला हुआ है कि वो आपको फिर भी एक रिस्ट्रिक्शन में रखते हैं। अगर आपको काम करने की इजाजत ऑटोमेटिकली मिल भी जाती है, क्योंकि यूरोपियन कानून में आता है, आपको फिर भी होम ऑफिस से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है कि जी अब मुझे काम की इजाजत है। वो आपको दे देंगे कंफर्मेशन, लेकिन उसमें लिखा होता है कि सिर्फ शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस हैं। अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस क्या हैं? जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट नर्सेस हैं, एक्चुअरीज हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, फिजिसिस्ट हैं, क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, उन लोगों के लिए वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस वाली जो बात है, उनको फिर और काम की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अगर आपने वो बात करनी कि जी मैं कहीं पे किसी टेक अवे में काम करना चाहता हूं, या मैं किसी पेट्रोल पंप पे काम करना चाहता हूं, या मैं टैक्सी करना चाहता हूं, तो उसकी परमिशन आपको नहीं होती। अगर आपको इस तरह से मिल भी जाए, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेसिफिकली एक जनरल परमिशन टू वर्क। वो अगर आपको मिले तो फिर आप बाकी सारा काम कर सकते हैं। ओके, चलो, you're welcome जी, you're welcome। ओके, अगला सवाल लेते हैं जी। आई एम सॉरी, मुझे नजर आ रहा है बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बट आपके सामने जो क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा, जो कॉल मुझे मिल जाएगी, मैं सीधा पहले उसी को आंसर कर रहा हूं। सो अभी इधर भी बज रहा है और यहां पे भी बज रहा है। चलें, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉल कौन सी आती है जी। नहीं जी, जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, मेरा सवाल ये है कि मुझे जो है 2.5 साल के रूट के ऊपर जो है मतलब
स्टे मिला यहाँ पे। ठीक, 2.5 साल के रूट पे, ये तो बड़ा अच्छा रूट है भाई। 2.5 साल का रूट का मतलब है कि आपको 2.5 साल बाद इंडेफिनिटली मिल जाएगी। नहीं नहीं 2.5 साल बाद फिर मुझे एक्सटेंशन करानी जी, तो आप 10 साल के रूट पे है ना फिर? यस 10 साल। अच्छा ठीक, तो आपको 2.5 साल की लीव मिली है 10 साल के रूट पे। चलें बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो आगे आगे मेरा जो एक्सटेंशन आ रहा है, जी। लेकिन मैं वो करंटली पिप भी ले रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, और अच्छा, PIP, पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट्स ले रहे हैं आप, ठीक, ओके। जी, और केरल अलाउंस भी ले रही है, और मैं यूनिवर्सल क्रेडिट भी ले रहा हूँ। ठीक, तो इस पे मुझे जो अगली एक्सटेंशन करनी पड़ेगी उसके लिए मुझे फीस एग्जेम्प्ट है या मुझे भाई जी फीस आपको ऑटोमेटिकली टू एग्जेम्प्ट नहीं होती है। देखिए, फीस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में कहा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अ रिमिशन। अगर आपने जब ओरिजिनल एप्लीकेशन अपनी की थी उस वक्त आपने फीस पे की थी ना सारी? जी, सो फिर अगर आपने उससे पे की थी तो वो अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पे करेंगे। लेकिन इसमें जो सिचुएशन बनती है और जो मैं लोगों को इससे सजेस्ट कर रहा हूं करने के लिए, वो यही है कि आप अप्लाई कीजिए कि आप जो हालात चल रहे हैं, ये कोरोना वायरस की वजह से, जो लॉकडाउन की वजह से जो डिफिकल्टीज आई हुई हैं, उसकी वजह से आप काम नहीं कर सक रहे, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी अगर आप ये इतनी फीसें निकालने की कोशिश करेंगे। वो उस बेसिस पे आप फी रिमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, और ऑब्वियसली फिर आप डिपेंड करता है आप कैसी वर्डिंग यूज करते हैं उसके अंदर, और आप कैसे अपने केस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है अगर आप वो पूरी करते हैं तो आई फील कॉन्फिडेंट कि इसी तरह की सिचुएशंस के लिए तो एग्जाम्पशंस होनी चाहिए। और यही मामला है जहां पे गवर्नमेंट को आके हेल्प करनी पड़ेगी उन इमिग्रेंट्स की जो इलीगल नहीं है लेकिन एक प्रॉपर स्टेटस के साथ यहां पे रह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया है उनको। सो अब अगर आपको 2.5 साल की लीव मिली है, आप यहां पे रह रहे हैं, आप इलीगल तो नहीं है, आपको काम करना अलाउड है, आपको अपनी फैमिली के साथ रहना अलाउड है, और होम ऑफिस ने आपकी सिचुएशन को रिकग्नाइज करते हुए आपको स्टेटस दिया है यहां रहने के लिए। सो अब अगर आप एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ गए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, जो हर एक को हिट कर रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉमिस ये है कि जो लोग यहां पर हैं हम उन सबको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को भी तो हेल्प मिलनी चाहिए। ऐसी बात तो नहीं कि आप लोग उसके अंदर नहीं आते। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूं कि जो लोग बिल्कुल इलीगल हैं, जिनके पास कोई स्टेटस नहीं है, जिन्होंने कोई एप्लीकेशन अभी तक नहीं डाली हुई, आप भी अगर अपनी एप्लीकेशन डालते हैं और सिस्टम के अंदर आके मदद मांगते हैं तो आपको भी मदद मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप इंसान तो हैं ना, ठीक है, इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है आपके पास, आप ओवरस्टेयर हैं या आप इलीगल हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी कोई इंसानी हुकूक नहीं है। सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आपको अप्लाई करना चाहिए उसके लिए। आपको जो मैं कहूंगा, आपकी पर्सनल इंडिपेंडेंट पेमेंट्स भी चल रही हैं, आपकी वाइफ केयर्स अलाउंस भी ले रही हैं, आप यूनिवर्सल क्रेडिट पहले से ले रहे हैं। सो आपको एक एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए ऑन द बेसिस कि मेरी सिचुएशन फाइनेंशियल ऐसी है कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता आगे करने के लिए। समझ आई सर? जी थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम जी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। फ्रेंड्स, सबके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझें। आपकी राइट्स सिर्फ और सिर्फ आपके इमिग्रेशन स्टेटस से नहीं निकलते। मुझे अक्सर ऐसे केसेस भी सुनने को मिलते हैं जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस का कोई शिकार है और बर्दाश्त करते आ रहे कि नहीं जी मेरे पास स्टेटस नहीं है तो मैं फिर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मैं पुलिस के पास नहीं जा सकते। ऐसी बात बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल जा सकते हैं जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत? ठीक हूँ जी बताइए। मेरा इधर मैं ओवर स्टे हूँ ना, हाँ, तो जिस वक्त मेरा ओवर स्टे हुआ था तो उस वक्त मुझे रिसेप्शन पे यानी दिल्ली डिग्री पे उन्होंने मेरा वीजा रिजेक्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने कोई टीवी नहीं किया था। वो आप वो टॉयक वगैरह की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो IGS होता था उस पर, ये Right. PSW। ठीक ठीक ठीक। सो ये 2010 से पहले की बात है। अच्छा ठीक, जी जी जी, ओके। 2010 में। हाँ, तो अभी मेरा बेटा जो है ना तकरीबन 7 साल का हो गया है ना। तकरीबन का क्या मतलब है? कितनी देर रह गई है? ये बस 1 महीना रह गया उसका। 6 साल 11 महीने का हो गया। ओके ठीक। तो अभी पूछना ये था कि वो उसका अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होगा, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मेरी ज़रा हिस्ट्री ठीक नहीं है, डिसेप्शन का वो लगा हुआ है उसमें। भाई जी देखो, एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने अगर ये सोचा ना कि जी एक तरफ मेरे बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो रहे हैं, मैं बच्चे के साथ रहता हूं, हमारी फैमिली लाइफ है, मेरे बच्चे की जो सेटलमेंट यहाँ की यूके की हो चुकी है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ जो आपकी डिसेप्शन है, दोनों चीजों को अब आपने बैलेंस करना है। अब जो डिसीजन मेकर होगा उसको आपका केस प्रेजेंट ऐसे किया जाना चाहिए कि
आपके जो गलतियां हैं या जो आपकी डिसेप्शन है या जो आपने फ्रैंकली गलत चीज की हुई है वो आपके बच्चे की लाइफ को इंपैक्ट ना करे। अब आप देखो जो केओ नाइजीरिया केस आया था, उसके बाद अब एक बिल्कुल लेटेस्ट केस एक और आया, मुझे अभी दिमाग से नाम निकल गया उसका, मैं कल ही पढ़ रहा था उसके बारे में, वो भी कोर्ट ऑफ अपील का केस है और उसके अंदर भी 7 साल वाली बात को और ये बच्चों की बात को डिस्कस किया गया है और उसमें साफ ये चीज कही गई है कि पेरेंट्स का, ये केओ नाइजीरिया का ये हिस्सा था कि पेरेंट्स का जो बुरा बिहेवियर रहा है, बच्चों को जब आपने कंसिडर करना है तो पेरेंट्स का बुरा बिहेवियर उसके अंदर नहीं आना चाहिए। अब इसको केओ नाइजीरिया को अप्लाई करने में कोर्ट्स की तरफ से जिस तरह से देखा जा रहा था या ट्राइब्यूनल की तरफ से देखा जा रहा था और जिस तरह से इसको अप्लाई किया जाना चाहिए, दोज आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा इस वक्त वो ये, आपने जो कुछ भी किया, जब आपके बच्चे के केस को देखा जाएगा तो फोकस आपके बच्चे के ऊपर होना चाहिए। अगेन इट्स ऑल अ मैटर ऑफ हाउ यू प्रेजेंट योर केस। अपने केस को अगर आपने सही तरह प्रेजेंट किया तो इंशाल्लाह आपको इसमें स्टेटस मिल सकता है डिस्पाइट योर डिसेप्शन। क्योंकि मैंने फ्रैंकली इस तरह के केसेस पहले किए हुए हैं कि जहां पे मैं ये तो नहीं कहता कि जी किसी ने बंदा भी मारा हो तो खैर है, ऑब्वियसली अगर आपके ऑफेंस ऐसा है कि जहां पे आपको डिसेप्शन खाली नहीं लगी बल्कि आपके ऊपर एक डिपोटेशन ऑर्डर आ चुका हुआ है या आपका कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हुई है और उसके बाद जाके आपको 12 महीने से ज्यादा की सजा मिली, जहां पे ऑटोमेटिक डिपोटेशन ऑर्डर आता है, वहां काफी डिफिकल्टीज आ जाती है। बट अगर आपका सिर्फ यह कि जी आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाया या कोई ऐसी चीज की जिसके ऊपर आप पकड़े गए और होम ऑफिस की तरफ से आपके ऊपर डिसेप्शन का इल्जाम लगा और उसके बाद आप गायब हो गए और अब आपके बच्चे का टाइम पूरा हो रहा है और आप उसकी बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली इट्स वर्थ टेकिंग अ चांस। सो मैं तो आपको यही कहूंगा भाई जी, अगर तो आपको खुद पता है कि आपने किस तरह से इसके मीन में निकालने की बात नहीं है तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि किसी प्रॉपर वकील के साथ ही बात कीजिएगा। मेरे से बात करनी है तो इंशाल्लाह आई कैन हैंडल इट वेरी वेल। और बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा, उसमें फिर ये होगा कि हम टोटल 5 बंदे हैं ना जी, अगर अप्लाई करेंगे तो फीस तो बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें फिर क्या तरीकाकार होगा कि भाई जी मैंने अभी आपको जैसा पिछले कॉलर को भी बताया शायद आपने सुना ही होगा, मैंने उसमें भी ये कहा था कि आप फी रिमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले आप वो ट्राई करेंगे और फिर बात वहां से आगे बनेगी। सो अब आपकी जो बात है, अब आपको अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की जरूरत है। वो प्रैक्टिकल स्टेप्स में यहाँ पे फेसबुक लाइव पे नहीं कर सकता जाके, उसके लिए आप प्लीज मेरे साथ एक टाइम सेट कर लीजिएगा, वीडियो कॉल बुक कर लीजिएगा, जिस तरह भी आपके साथ बात कर रहा हूं उस तरह मैं आपके साथ एक वीडियो कॉल पे बात करके सब आपको समझा दूंगा कि किस तरह से कर सकते हैं, हमारे चार्जेस क्या होंगे, कितनी देर में हम इसको हैंडल कर सकते हैं। आई विल टेल यू अबाउट इट, ठीक है? अच्छा, तो अगर इसका वो दूसरा क्या कहते हैं जो विंडोज पे ऊपर जाकर करते हैं, वो क्या होता है या? भाई जी अभी तो विंडोज को छोड़ देना, अभी तो विंडोज कोई नहीं चल रही है अभी ये लॉकडाउन वगैरह के साथ इस वक्त देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, जो पर्सनल आपकी अपॉइंटमेंट चल रही हैं इस वक्त। बेस्ट है अपनी एप्लीकेशन करें, एप्लीकेशन सबमिट कराइए, सबमिट कराने के बाद आपकी जो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट्स वगैरह होंगी जब भी आती है वो आपको आ जाएंगी, बट एप्लीकेशन सबमिट जरूर करा दीजिएगा टाइम के ऊपर, अच्छा, ठीक है? चलो ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। ओके, अगेन ये वाला वो एग्जाम्पल है जहां पे लोग बेचारे फंसे में ये सोच के कि जी मैंने पहले कोई गलत काम किया हुआ है और उसकी वजह से अब मुझे स्टेटस मिलेगा कि नहीं। आपके बच्चे के अगर 7 साल कंप्लीट होते हैं, इमेजिन ये करें कि आपका बच्चा आपकी मेन सोर्स है, 7 साल अगर उसे कंप्लीट हो गए तो बच्चे की बेस पे आपका काम हो सकता है, अपनी तरफ से उसको सिर्फ नाम मत कर दीजिए। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो जनाब, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? बिल्कुल खैरियत जी। सवाल है कि मैंने अप्लाई किया हुआ था 2019 में, मैंने पार्टनरशिप की बुनियाद पर 2 साल के, तो उसके बाद मेरी अपील हो गई थी। अपील मैंने की है तो पहले फिर शादी भी रजिस्टर्ड हो गई। अब तो अपील जो है ना वो खत्म हो गया, ये 30 अप्रैल को थी, लेकिन ये खत्म हो गई इसके वायरस की वजह से। तो अच्छा, अपील आपकी एडजर्न हो गई है। अच्छा, आपने कहा अपील खत्म हो गई है, खत्म नहीं होगी भाई जी, ये जो इस वक्त चल रहा है अभी कोर्ट्स को हाँ कोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया ये कह के कि इस वक्त हम फेस टू फेस हियरिंग्स नहीं कर रहे। सो आपकी हियरिंग एडजर्न होगी। अच्छा चलें, बताइए फिर क्या हो रहा है? तो ये जो है ना, मेरे पास स्टेटस नहीं था, हाँ, मेरी मिसेज यहाँ की थी, तो मैं अभी जो है मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ, ठीक। तो वैसे आपके आइडिया के मुताबिक क्या मतलब इसके आगे क्या हो सकता है? भाई जी सिंपल बात, आपका अगर रिलेशनशिप जेन्युइन है, आप इकट्ठे रह रहे हैं, आपको इकट्ठे रहते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो गई, 3 साल हो गए हैं। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं ना, अब इन सारी चीजों को देखते हुए आपका काम हो सकता है। EX1B
इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा है, EX1B ऑफ अपेंडिक्स FM। वो ये कहता है कि अगर आपका किसी ब्रिटिश नेशनल के साथ रिलेशनशिप है, या आपकी रजिस्ट्रेशन हो, या आपको शादी के इकट्ठे रहते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हों, और इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स आप प्रूव कर सकते हैं। इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या कि कोई ऐसी चीजें कि जिनको आपकी पार्टनर या वो अबूर नहीं कर सकती, जिसको वो क्रॉस करके जाके नहीं रह सकती आपकी कंट्री में, तो उसकी बेसिस पे आपको स्टेटस मिल सकता है। एक तो ये फैक्टर आता है। दूसरा, अगर आप इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप बाकी सारी इमिग्रेशन रूल्स के रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकते हैं जो अपेंडिक्स FM के अंदर होती हैं, तो उसकी बेस पे भी आपका काम हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी एप्लीकेशन डली, एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, आपको अपील का राइट मिला, आपने अपील कर दी हुई है और अभी आपकी अपील एडजर्न हुई है, इस बेस पे कि कोरोना वायरस की वजह से क्या प्रोसेस चलेगा। लाइक आई सेड, मुझे यही नजर आ रहा है कि अभी कोर्ट्स की तरफ से थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है उसके ऊपर कि देखें कितनी देर लॉकडाउन चलेगा, क्या हमें रिमोट हियरिंग्स पे फौरन जाने की जरूरत है, या अभी हम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं और हो सकता है महीने 2 महीने में हालात बेहतर हो जाए और हम वापस हियरिंग्स के ऊपर आ जाए। अगर तो वो चीज होती है तो फिर वापस आपकी फेस टू फेस हियरिंग आएगी, और उस वक्त आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये मैं एक अपॉर्चुनिटी लूंगा इस वक्त ये बात करने के लिए जब आपको अपील का राइट मिलता है और आप कोर्ट में जाते हैं, अगर कोर्ट में जज ने आपके खिलाफ फैसला किया और फैक्ट्स डिसाइड कर लिया आपके खिलाफ, तो अगला जज या अगला डिसीजन मेकर हमेशा इसी डिसीजन से स्टार्ट करेगा। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है जब आप कोर्ट में जाके आए बाएं शाएं मारकर आ जाते हैं कि अच्छा जी चलो देखते हैं क्या होता है। नो, नेवर डू दैट। ये चीज हमेशा आपको उल्टी पड़ जाती है कि अच्छा कोर्ट में जाके अच्छा चले देखते हैं जी क्या होता है, अगर ना हुआ तो दोबारा अप्लाई कर लेंगे। नो, जब आपने एक दफा कोर्ट में जाके जज से फैसला करा लिया है, देवसीलन नाम का केस है जो ये कहता है कि अगर एक जज ने फैसला किया है, अगला जो डिसीजन मेकर होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये पुराने जज का डिसीजन होगा। सो डोंट फॉरगेट, अगर जज ने फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट आपके खिलाफ कर दी तो अगला डिसीजन मेकर भी उन्हीं फाइंडिंग्स के ऊपर चलेगा। सो इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ये जो अपील है, इसको जब भी सुना जाएगा या जब भी इसके ऊपर फैसला किया जाएगा जज की तरफ से, आपको बहुत अच्छी तरह से अपने केस को प्रेजेंट करना है। आपका वकील, आपका बंडल, आपका विटनेस स्टेटमेंट्स, आपके अपने विटनेसेस, एवरीथिंग हैज टू बी टॉप नॉच। सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी अपील की तैयारी बहुत अच्छी हो। जब तक आप वो प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, अगर आप अपील में चले भी जाते हैं और वहां पे जाके आप रिफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको आगे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जहां पे 2-2 दफा 3-3 दफा रिफ्यूजल्स आ चुके हैं। एक ऐसा केस भी आया है जहां पे 2 दफा अपील्स डिसमिस हो चुकी हुई हैं और 4 होम ऑफिस की एप्लीकेशंस रिफ्यूज हो चुकी हुई हैं, और उसके बाद हमने जाके उसको अपील में ही जीता, 3rd अपील के अंदर। लेकिन मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट था उसको हैंडल करना और उसको जज को मनाना कि पिछले 2 जजेस के फैसले गलत थे उसके ऊपर। सो दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऐसे भी केसेस हैं, अभी एक रिसेंटली नॉटिंघम इसी तरह का जेन्युइन रिलेशनशिप, सब कुछ सही है, लेकिन पिछले 2 जजेस के डिसीजंस थे जो उनके खिलाफ थे, और इस 3rd जज ने भी उस चीज को रिजेक्ट कर दिया और नहीं माना। जितनी मर्जी मैंने शोर शराबा वहां पे किया, जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स की, उसके बाद भी जज ने कहा कि नहीं, जो पिछले जज के डिसीजंस हैं, आई फाइंड नथिंग कि मैं उन डिसीजन से हटूं, एंड देयरफॉर दिस वन वाज डिसमिस्ड एज वेल। सो इसलिए अपनी अपील का बहुत ख्याल रखिए, उसकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी कीजिए। मैंने काफी लंबी तकरीर कर दी आपके लिए, मेरा ख्याल है, लेकिन होपफुली आपको बात समझ आ गई है। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। यू आर वेलकम जी। ओके ओके जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये अपील्स वाला जो मामला है ना, प्लीज इफ आई कैन फोकस ऑन वन थिंग, तो मैं वो सबसे ज्यादा यही चीज कहूंगा कि अपनी अपील्स के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मेक श्योर कि योर अपील इज प्रेजेंटेड वेरी वेरी वेल। अगला सवाल लेते हैं जी। जी हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैंने 4 अक्टूबर को अपनी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई की थी, ठीक। तो उसका मुझे जवाब 25 जनवरी को उन्होंने एक लेटर होम ऑफिस में लिख के भेजा था कि आप अपने जीपी से और अपने स्कूल के चिल्ड्रंस की एक लेटर इशू करवा के भेजें कि वो कहाँ पे लगेंगे जी। तो वो मैंने उनको उसका जवाब बना के तो उनको भेज दिया था, दोनों लेटर्स जीपी के और स्कूल से। मेरे बच्चे दोनों ब्रिटिश नेशनल हैं। ओके। तो अभी तक उसके बाद मैंने कुछ नहीं हियर किया फ्रॉम, उन्होंने कहा था कि 21 दिन के अंदर वो जवाब दे देंगे। ठीक। तो अभी तक हमने वहां से कुछ नहीं, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही। हाँ, तो जवाब आपने दोबारा चेस किया उस चीज को?
जी मैंने उनकी एक नया उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है कोरोना वायरस वाला, बिल्कुल। उस पे भी किया है, हाँ। और नॉर्मल वाली पे भी किया है। सो जो आपने कोरोना वायरस वाली ईमेल पे किया, वहां से कोई जवाब आया आपको? उसका जवाब उन्होंने उसी दिन दे दिया था कि ये आपका जो केस है वो दूसरी जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वहां पर आप कांटेक्ट करें। ठीक। तो फिर आपने उनसे कांटेक्ट किया, वहां से कोई जवाब मिला आपको अभी तक? जी वो अभी तक मुझे नहीं जवाब आया, 21 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं अभी तक किया। जनाब मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब होम ऑफिस का आपको लेटर आता है कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए, और वो कहते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई जीपी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कोई एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जो वो मांगते हैं, आपने सब कुछ उनको प्रोवाइड कर दिया, और वो अगर कहते हैं कि जी हम 21 डेज में जवाब देंगे, 3 मंथ्स में जवाब देंगे, 28 डेज में जवाब देंगे, मैं हमेशा कहता हूं लोगों को कि इसके ऊपर सांस रोक के बैठ के इंतजार मत किया करें, क्योंकि ये होम ऑफिस है। होम ऑफिस को हम समझते हैं कि जी एक गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बॉडी है और बहुत अच्छा होगा काम, इनका काम बहुत परफेक्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। सो एक्सपेक्ट ये कीजिए कि अगर उन्होंने आपको कह भी दिया तो डिलेज हो सकती हैं, और जो अक्सर होती हैं। अब आपके केस में मैं फिर वही चीज कहूंगा, इस वक्त क्या हो रहा है नोबडी कैन से, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ हुआ है, ये जो कोरोना वायरस का मसला सारा चला हुआ है, इसके ऊपर वो डिसीजन मेकिंग जान के स्लो कर रहे हैं, या डिसीजन मेकिंग पॉज करके बैठे हुए हैं, या उनके पास स्टाफ कम हुआ हुआ है। कुड बी अ नंबर ऑफ रीजंस, जैसा मैंने शुरू में बताया कि वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अब आपकी एप्लीकेशन डली हुई है, आपको ये पता है कि आपने इन टाइम अपनी एप्लीकेशन डाल दी, आपको ये पता है कि आपसे जो डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई वो आपने उनको प्रोवाइड कर दी। सो एज फार एज यू आर कंसर्न, आप सब कुछ सही करके बैठे हुए। सो देयरफॉर आई वुड सजेस्ट कि अभी आप आराम से इंतजार कीजिए। इसके अंदर आपको यही है कि हर वीक उनको एक ईमेल, एक रिमाइंडर, एक चेस अप, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करते रहिए। उसका खास फायदा तो नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करते रहिए, ताकि कहीं पे भी कोई भी डिसीजन मेकर जब उसको देखेगा तो वो ये सोच सकता है कि हाँ बहुत देर से बंदा इंतजार कर रहा है, तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। सो हो सकता है फिर वो डिसीजन कर लें आपके फैसले केस के ऊपर। लेकिन मेरा इनका नॉर्मल जो ILR के लिए वो रिक्वायर्ड टाइम लेते हैं, वो कहते हैं 6 मंथ के अंदर वो डिसीजन देते हैं। जी बिल्कुल। तो इस वक्त हमारा 6 माह से अबव हो गया। सर जी छोड़ देना आप उसको 6 माह से अबव का, इस वक्त तो हो सकता है 8-10 महीने 12 महीने भी लग जाए, बिकॉज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर उन्होंने नॉर्मल केस को 6 महीने के अंदर डिसाइड करना होता है, इस वक्त हो सकता है हर चीज को उन्होंने स्लो डाउन कर दिया हो। सो मैं ये नहीं कह रहा कि होम ऑफिस बंद पड़ा है, बिकॉज हमें डिसीजंस आ रहे हैं, रोज पोस्ट आती है, रोज हमें चीजें मिलती हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उनकी तरफ से कुछ ना कुछ डिले होगी, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ स्लो डाउन किया जाएगा, बिकॉज दे हैव टू। हर तरफ ये चीज इफेक्ट कर रही है, हर एक को इफेक्ट कर रही है। सो जस्ट कीप राइटिंग योर रिमाइंडर्स एवरी वीक, उनको भेजते रहिए, ताकि आपको कोई ना कोई जवाब जब भी दे सके तो जरूर दे दें। So email is the best way to ईमेल इज द बेस्ट वे जी, ईमेल इज द बेस्ट वे। Alright, ठीक है, thank you चले, very much. यो वेलकम जी, ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ईमेल इज द बेस्ट मैं आजकल तो इसलिए भी कहता हूं, क्योंकि आपने अगर कहीं पे फोन किया, आपको होम ऑफिस वाले आगे से कहते हैं हाँ जी आप ये कर लें या आप वो कर लें। ये भी अक्सर एग्जांपल्स आते हैं मेरे पास कि जी मैंने होम ऑफिस फोन करके एडवाइस ली थी और उन्होंने ये कहा था, लेकिन अगर आपने ईमेल पे किया हो तो फिर आप उनको कल को बाइंड कर सकते हैं। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जरा अपना वो उसको फेसबुक को अगर आप स्लो कर दें, मैं अभी आपसे लाइव बात कर रहा हूं, तो बताइए जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम भजन। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा इशू ये है भजन के मेरे 2 बच्चे थे ब्रिटिश, लेकिन वो फोस्टर में चले गए। कहाँ चले गए? वो चले गए फोस्टर केयर में। अच्छा। तो वो फोस्टर केयर वालों का डिसीजन ये है कि वो अभी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान जाएंगे। ओके। 2 बच्चे। और मेरी जो मिसेज है, मेरा लीव टू रिमेन है 30 मंथ्स का मिला था मुझे, वो अभी ड्यू है नेक्स्ट मंथ को। ठीक है। तो अब मैंने सोलिसिटर से पहले बात की, कह रहे थे कोई मसला नहीं, हो जाएगा आपकी जो रिलेशनशिप की बेस पे, हम दोनों मैरिज हैं, मैरिज है, ये रजिस्टर्ड मैरिज है। मेरी मिसेज उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी अब मेजर में जा रही है, जैसे वो खुद को केयर नहीं कर पा रही। ठीक। तो उस बेस पे मैं अभी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे? जी आपको करना तो पड़ेगा, अगर आपने वापस नहीं जाना और आपने यहीं पे रहना है। आपको जो पहला स्टेटस मिला था वो तो आपको बच्चों की बेस पे मिला था ना?
हाँ, बच्चों की बेस जी। अब आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको अपने रिलेशनशिप की बेस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं। जब आप अप्लाई करेंगे अपनी एक्सटेंशन के लिए तो उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। इट विल नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि आप पहले भी 10 साल के रूट पे थे, अभी भी आपको 10 साल के रूट पे ही रखा जाएगा। आपने जब अप्लाई करना है तो आपने ऑब्वियसली अपने पार्टनर की बेस पे करना है, अपने रिलेशनशिप की बेस पे करना है, इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स की बेस पे करना है। वो सारे फैक्टर्स आपके आएंगे बीच में। ये बात नहीं कि पॉसिबल नहीं है, और ये भी नहीं कि बस आंखें बंद करके भेज दो तो जी लगा के भेज देंगे वो आगे से। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको उनको प्रूव करना है कि इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स कैसे बनते हैं। इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स का कॉन्सेप्ट ही ये है कि यहां से अगर वो चली जाती हैं तो वो आपकी कंट्री में जाके नहीं रह सकती। उनके लिए कोई ऐसी डिफिकल्टीज हैं जिनको वो फुलफिल नहीं कर सकती या क्रॉस नहीं कर सकती, और उस वजह से वो उनको यहां पे रहना जरूरी है। और आपका रिलेशनशिप क्योंकि उनके साथ चल रहा है, आपको वापस भेजना आपके रिलेशनशिप में खलल डालने के बराबर होगा। इस तरह से आपका केस आर्ग्यू किया जाएगा उसके अंदर। अब ऑब्वियसली सब जो इन्फॉर्मेशन आपकी वाइफ की जो मेडिकल इन्फॉर्मेशन आएगी, उनकी जो सारे बैकग्राउंड है, वो सब कुछ उसके अंदर आएगा। अगेन नीड्स टू बी डन वेरी वेरी वेल। जी, आपकी कब एक्सटेंशन ड्यू? 24th को, नेक्स्ट मंथ 24th ऑफ मई। जी हाँ, तो उसका मतलब आप 26 अप्रैल के बाद एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं ना। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, आपका ऑलरेडी कोई वकील है, आप कर रहे हैं किसी के साथ काम? पहले कर रहा था, लेकिन अभी ड्यू है इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि आपका मसला हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। तो जब 4 महीने पहले जब मैंने उनको बताया कि मेरे बच्चों का फैसला आ चुका है कि वो बच्चे पाकिस्तान जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने मुझे ये कहना शुरू कर दिया, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चों के बगैर। जी। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप तो पहले कह रहे थे हो जाएगा, अब आप कह रहे हैं मुश्किल हो जाएगा। भाई जी देखो, मैं किसी और की बात तो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए किसी को कहना, क्योंकि देखो आप मेरे पास आते हो, फॉर एग्जांपल आप मेरे ऑफिस आते हो, या अभी आप मेरे सामने बात करते हो और आप मुझे कहते हो जी मेरा काम हो जाएगा। अब आप क्या सुनना चाह रहे हो? आप सुनना ही चाह रहे हो कि हाँ फिक्र मत करो आपका काम हो जाएगा। कह देना बहुत आसान होता है, उसको करना मुश्किल होता है, क्योंकि करते वक्त सारा कुछ फिर मेरे हाथ में आ जाएगा ना। इसलिए मैं बड़ा सोच समझ के, और जो लोग मुझे जानते हैं और जो मेरे से कई दफा मशवरा कर चुके हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि हाँ 100% हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा, नो प्रॉब्लम 100%, नो। क्योंकि हर वक्त आपको ये चीज देखनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं कि नहीं। आपने भी जो मुझे सिचुएशन बताई, ऑन द फेस ऑफ इट सीम्स कि आपकी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर केस को आर्ग्यू किया जा सकता है। मैंने एक सेकंड के लिए भी आपको ये नहीं कहा कि 100% हो जाएगा, लेकिन जब हम केस को तैयार करते हैं, रूल्स को देखते हुए, आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए, केस लॉ को देखते हुए, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि आपके लिए चांसेस क्रिएट किए जाए। अगेन मैं आपको ये कहूंगा, अगर तो आप अपने वकील साहब के साथ खुश हैं, उनके साथ चल सकते हैं, उनकी बात पे एतबार है आपको, तो ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं करना चाहें जी, मैं देखो भाई मेरा तो काम ही है। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मुझे मिसेस की जो डॉक्टर है, वो जो मेंटल हेल्थ डॉक्टर है, उनसे कौन सी रिपोर्ट्स लेके आनी चाहिए जो मेरे केस को हेल्प आउट कर सकते? भाई जी बहुत कुछ होगा, और मैं जो इसमें सबसे ज्यादा चीज करता हूं वो ये कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे अपने डॉक्टर की डिटेल्स दे दीजिए, लेट मी राइट टू देम। हम खुद डॉक्टर्स को लिखते हैं, उनको खुद हम क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, और उन क्वेश्चंस के फिर जो आंसर्स आते हैं उसके मुताबिक हम रिप्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं। ओके, दैट इज ऑलवेज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट। अगर आपने मुझसे बात करनी हो, प्लीज प्रोग्राम के बाद दफ्तर के नंबर पे फोन कर लीजिएगा, अपनी कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा, या इसी नंबर पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक करवा दूंगा इंशाल्लाह। और मुझे एक लास्ट, मुझे वो कह रहा था, मेरा वकील पहले वाला कह रहा था कि आपके बच्चे अभी गए नहीं है, उनके पासपोर्ट अगर आपके पास है तो हम विंडो पे एप्लीकेशन लगा देते हैं, होम ऑफिस को पता नहीं चलेगा, हम इस तरह भी ले सकते हैं कि बच्चे आपके पास है। मैंने कहा ये ऐसे तो नहीं हो सकता। अडल्ट सर्विस वालों ने उनसे कंफर्मेशन मांगी थी कि पेरेंट्स डैड का यहाँ पे क्या स्टेटस होगा अगर बच्चे डैड को दे देते हैं। जी जी। तो उन्होंने कहा था कि डैड की सिचुएशन को हम बाद में फॉलो अप करेंगे जब उसकी नई केस की सिचुएशन आएगी। तो और लेकिन टैग तो लगा हुआ है, वो सब कुछ सही है। अब आपके वकील साहब कहते हैं कि अच्छा जी हम जाके एक मार्का मारते हैं कि हम जाके सेम डे 7 में जाके करा लेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा। मुझे ये बताइए, आपका ये काम हो भी जाए, आपको भी 2.5 साल की लीव मिल जाती है दोबारा, कल को कोई क्वेश्चन उठता है, या आपने जब नेक्स्ट एक्सटेंशन अप्लाई करनी है और बच्चों के गए हुए आपके 2.5 साल गुजर चुके होंगे, तो क्या उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? भाई जी लॉन्ग टर्म सोचा करें। ये चीज जो वकील साहबान करते हैं ना, मुझे शदीद इससे इख्तिलाफ है कि बस अभी मार दो एक चीज को, या अभी एक चीज को ज़बा कर छोड़ो ताकि खैर है बाकी देखी जाएगी। नो, यू डोंट डू दैट। आपके लिए अगर अभी वकील साहब ने कोई रास्ता निकाल भी लिया,
आपको 2.5 साल के बाद जाके बहुत डिफिकल्टीज पड़ेंगी, और उससे आपके ऊपर अगर फ्रॉड लग जाते हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर डिसेप्शन लग जाती है, आप इंडेफिनिट लीव से भी जाएंगे. सो प्लीज डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड. जो काम करना है कानून के दायरे में रहते हुए कीजिए. हमारे पास कानून भी है, आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, केस लॉ भी है, और अगर छोटा सा दिमाग भी हो जो सही तरीके से काम करे तो आपके लिए रास्ता निकल आता है. ओके, चलिए ठीक है सर, मैं इसके बाद आपको कॉल करता हूँ. जरूर जरूर डिस्कस करते हैं. चले. ये तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे उठते हैं कि जी वकील ने कहा था ऐसा डंडा मार दो, ऐसी वो एक शॉर्टकट मार लेते, ये कर लेते, वो कर लेते. शॉर्ट टर्म फायदे को मत देखा करो भाई, पूरी चीज को देखा करो कि आगे जाके आपको इससे कितना फर्क पड़ेगा. और बहुत सारे लोग इससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं, और मैं इसलिए कहता हूं प्लीज ये शॉर्टकट्स में बिलीव करना छोड़ दें. जो सही चीज हुआ करे उसको करें. अगर आप एक केस को फाइट कर रहे हो, आप सही बात करोगे, चाहे वो वीक भी हो, यू विल बी एबल टू आर्ग्यू इट मच बेटर. मैं कोर्ट में जाता हूं, मैं जाके हमेशा ये चीज करता हूं, मैं कहता हूं कि जी पहले तो हम अपनी वीकनेस को डील करते हैं. हमारी वीकनेस क्या है उसको गिरेबान से पकड़ लो. पहले गिरेबान से पकड़ के हमने वीकनेस को डील करके साइड पे कर दिया. मैं कहता हूं ये वीकनेस डील हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर स्ट्रेंथ्स. फिर हम अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर आते हैं और उसके ऊपर केस को जीतते हैं. आपने अगर कोई ऐसा शॉर्टकट मारने में, कोई जल्दी करने में, कोई झूठ बोला, कोई फ्रॉड किया, कोई गलत चीज कर ली, कल को जब वो चीज आपके सामने आ जाती है, आपकी इतनी शर्मिंदगी होती है डिसीजन मेकर के सामने दैट यू कांट स्टैंड. आप उनको नजरों में, आंखों से आंखें मिला के नहीं देख सकते. और मैं हमेशा क्लाइंट्स को ये कहता हूं, जब आप कोर्ट में जाते हो, जज की आंखों में आंखें डाल के बात करो. बिकॉज जब आप उसके साथ डायरेक्ट बात करते हो, जज आपको रीड कर रहा होता है, और अगर जज को नजर आता है कि हाँ ये बंदा सच कह रहा है, चाहे आप वीकनेस वाली बात कर रहे हो लेकिन सच कह रहे हो, उसके ऊपर हम फाइट कर सकते हैं. लेकिन जहां जज को नजर आ गया कि ये बंदा साफ झूठ बोल रहा है और ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं इतना गधा हूं और बेवकूफ हूं कि मैं इस चीज को मान लूंगा, वहां पे आपकी बात नहीं बनती. सो प्लीज अवॉइड करें उस चीज को एंड डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप जहां पे वकील हजरात कहते हैं कि जी शॉर्टकट मार लेंगे, झूठ बोल देंगे, गलत डॉक्यूमेंट लगा देंगे, गलत चीज कर देंगे, ये नहीं बताएंगे, वो नहीं करेंगे. ये चीजें मत किया करें, इनके अंदर जाने का कोई फायदा नहीं होता. अच्छा, अब मेरा ख्याल है कितना टाइम रह गया जी हमारा. राइट, मैंने सोचा था कि मैं तकरीबन 1 घंटे का शो करूंगा आपके साथ, और उसके बाद फिर बात को खत्म करते हैं. अभी मेरे पास और कोई फोन कॉल यहां पे तो नहीं है. अगर आप कॉल करना चाहते हैं अभी करें तो फौरन आपकी कॉल मिल सकती है, और अगर नहीं तो फिर हम आगे से मैं सोच रहा था कि एक और फेसबुक लाइव करने की बजाय शायद एक इंफॉर्मेशन सेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा. जिस तरह से अभी मैंने वो एक 7 years वाले केस की बात की, वो नया केस जो आया है वो अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपकी रिप्रेजेंटेशंस बनाई जाए तो उसके अंदर हमें उसको डील करना पड़ेगा. अच्छा, अगली कॉल एक और आ गई, अगली कॉल लेते हैं जी. जी हेलो हेलो जी, जरा वॉल्यूम अपनी कम कर दीजिए सो दैट यू कैन हेयर मी. बताइए, हाउ कैन आई हेल्प? वालेकुम सलाम. क्वेश्चन आपसे ये है जी. मुझे अपनी बेटी का पासपोर्ट अप्लाई करना है, ब्रिटिश पासपोर्ट. राइट. मेरा स्टेटस यहाँ पर इंडेफिनिट है एंड आई हैव बीन ऑन इंडेफिनिट स्टे एंड सिंस 2015. तो मसला ये हुआ था कि मेरी बेटी की पैदाइश से कोई कुछ माह पहले आई लॉस्ट माय बीआरपी. ओके. सो मैंने रिप्लेसमेंट बीआरपी अप्लाई कर दिया था. बेटी कब पैदा हुई आपकी? बेटी कब पैदा हुई आपकी? आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज कट रही है जी. आई कांट हियर यू वेरी वेल. आपने बताया आप बेटी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. 2015 से आपके पास इंडेफिनिट लीव है. बेटी आपकी पैदा कब हुई थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. बेटी पैदा हुई थी 11th of June. साल कौन सा था? 2018. 2018. सो जब आपकी बेटी पैदा हुई तो उस वक्त आपके पास ऑलरेडी इंडेफिनिट लीव थी. That's correct, लेकिन उससे कोई कुछ माह पहले मेरा बीआरपी जो है वो लॉस्ट हो गया था. जी. अकॉर्डिंग टू जो कोई भी होम ऑफिस की गाइडेंस थी, उसके मुताबिक मैंने उन्हें रिपोर्ट करके, ठीक, पुलिस को रिपोर्ट करके मैंने उसको बीआरपी के लिए रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर दिया था. बट आई एक्चुअली अप्लाइड इट आफ्टर शी वाज बोर्न. राइट. एंड आई गॉट द बीआरपी इन दिसंबर. ठीक. सो बेटी पैदा हुई थी जून में. आई गॉट द रिप्लेसमेंट बीआरपी इन चले, आई अंडरस्टैंड जी. आप मुझे बताइए आपका सवाल अब क्या है? मेरा सवाल ये है कि उसके ऊपर जो स्टार्ट डेट लिखी हुई है
नया बीआरपी है जी, वो उस डेट से इश्यू की हुई है जो दिसंबर की जो ऑफ कोर्स वो तो जब आपका कार्ड इश्यू हुआ है वो तो तब से डेट होगी ना। आपको मैं एक सिंपल बात बता दूं जी, आपका मेरा ख्याल है कोई लंबा सवाल नहीं है, जो मैं समझ सक रहा हूं वो ये, आपको फिक्र ये है कि जी बेटी आपकी जब पैदा हुई उस वक्त आपके पास अपना बीआरपी कार्ड नहीं था, और जो आपके बीआरपी कार्ड के ऊपर डेट लिखी हुई है वो आपकी बेटी के पैदा होने के बाद की है। बेटी आपकी जून 2018 में पैदा हुई है और आपको बीआरपी कार्ड मिला जाके दिसंबर 2018 में, करेक्ट जी। सो नथिंग टू वरी अबाउट जी। 2015 से आपके पास इंडेफिनिट लीव है। बीआरपी कार्ड आपका सिर्फ कॉन्फर्मेशन दिखाता है जो आपको स्टेटस इश्यू हुआ है, दैट्स इट। अगर आपका बीआरपी कार्ड गुम जाता है, जल जाता है, कट जाता है, कुछ भी हो जाए, उसका मतलब ये तो नहीं कि इंडेफिनिट लीव नहीं है आपके पास। द सिंपल फैक्ट इज एट द टाइम जब आपकी बच्ची पैदा हुई 2018 जून में, उस वक्त आपके पास इंडेफिनिट लीव थी। अब आपने सीधा सीधा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है उसका, बिकॉज शी इज बोर्न ब्रिटिश बाय बर्थ। सो आपने आराम से अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगाइए, अपना बीआरपी कार्ड की कॉपी साथ लगाइए, और अपने कवर लेटर में लिख दीजिएगा कि आपको इंडेफिनिट लीव कब इश्यू हुई थी। ओरिजिनल ये 2015 में इश्यू हुई थी, और वो डिटेल्स आप देखिए, उसकी बेस पे आप आराम से उसका पासपोर्ट अप्लाई कर लीजिए। कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है आपका। तो मैंने पासपोर्ट ऑफिस वालों को फोन किया था, वो कहते कि यू नीड टू हैव एटलीस्ट द ओरिजिनल लेटर जो कि आपको 2015 में मिला था जी। वो नहीं है आपके पास? जो ओरिजिनल लेटर जो आपको मिलता है कंफर्मेशन का, जी 2015 में जब आपने अप्लाई किया था जी, कि आपका ये अप्रूव हो गया। जी मैंने समझ लिया बात को। हाँ, आप जरा थोड़ा ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, मुझे उसकी इतनी जरूरत नहीं है जी। आपको उन्होंने कहा कि अपना वो ओरिजिनल लेटर दो। अगर आपके पास ओरिजिनल लेटर नहीं है, आपके पास उसकी कॉपी है, आपके पास बाकी चीजों की कॉपी है, आप एक तो ये कर सकते हैं कि उनको डेट्स दे सकते हैं कि भाई सकते हैं कि वो खुद चेक कर लें। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनको सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट का मतलब है कि आप होम ऑफिस के पास जो आपका सारा रिकॉर्ड है, आप उसकी पूरी कॉपी ले लेते हैं। वो कॉपी जब आपको आती है उसमें लिखा होगा आपकी इंडेफिनिट लीव कब इश्यू हुई है, और उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। अब आपके पास अगर ओरिजिनल लेटर नहीं है, उसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी बेटी की नेशनलिटी चली गई है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने जब अप्लाई करना हो, अब तो अगर तो खुद पता है कैसे करना है तो खुद कर लीजिए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आपका बड़ा एक सिंपल सा फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिल करें बच्ची के लिए और उसके साथ अप्लाई कर दीजिए, कोई मसला नहीं है आपका। You're most welcome जी, you're most welcome। कई दफा मामला बड़ा सिंपल सा होता है और लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। अब ये जो बात कर रहे हैं, 2015 में इनको इंडेफिनिट लीव इशू हो चुकी है। सो कार्ड और नो कार्ड इंडेफिनिट लीव बरकरार है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपने जब अप्लाई करना है, कोई भी प्रूफ लगाइए और होम ऑफिस को ऑथराइज कर दीजिए, पासपोर्ट ऑफिस को, कि वो होम ऑफिस से कंफर्म कर लें। अगला सवाल पकड़ते हैं जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आज बहुत सारा बोल रहा हूँ, वरना रोज इतना बोल नहीं रहा होता। नहीं, मैं सुन रहा था। हाँ जी, बताइए। अच्छा सर, मैं आपसे एक दफा मिल चुका हूँ मंच से। ओके, ठीक है, उस वक्त आपने चिट्टा जवाब दे दिया था। चिट्टा जवाब दे दिया था। चलो, ये अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आके ये बात कर रहे हैं, बिकॉज मैं लोगों को रोज ये कहता रहता हूँ कि जी जो हाँ मुझे बात ना समझ आए तो मैं साफ जवाब दे देता होता हूँ। चले जी। जवाब दिया था। एनीवे, 2015 से असाइलम एप्लीकेशन की थी, जो चलते यहाँ तक पहुंच गई, अभी तक वो नहीं हुआ। ठीक है, और इस दौरान बेटा पैदा हुआ 2013 में। ओके, दिसंबर ओके जी हाँ, अभी इसी दिसंबर 29 को वो हो जाएगा 7 इयर्स का। ठीक है जी। और जो असाइलम है वो भी चल रहा है। हाँ, ठीक है ना, तो हम ही उन्हीं के घर पे हैं। ठीक, ना सपोर्ट वगैरह मिल रही है आपको? ठीक है, दैट्स फाइन। अभी आप मुझे सिर्फ पूछना ये था कि जब ये 29 को हो जाएगा जी, तो उससे कितने महीने पहले आपसे राब्ता किया जाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? भाई जी, आपने मुझसे राब्ता करना है। आप अगर 29 दिसंबर को वो हो रहा है, आप मुझसे नवंबर के मिड में राब्ता कर लीजिएगा। तो आप उसमें इजी होंगे कि स्कूल से अगर जो आपने बनवानी? जी इंशाल्लाह हो जाएगा। नवंबर के मिड में अगर आप बात करते हैं, आप मुझे अपना केस हैंडओवर करते हैं, मैं अगले हफ्ते के अंदर उनको स्कूल वालों को लिख दूंगा, जो मुझे चाहिए होगा मैं सब कुछ वहां से मंगवा लूंगा। जो डॉक्यूमेंटेशन की आप बात कर रहे हो, एक चीज सिंपल याद रखिए, आपने प्रूफ क्या करना है, दैट योर चाइल्ड हैज बीन लिविंग इन द यूके सिंस बर्थ। सो आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, बच्चे के मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके फोटोग्राफ्स होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं एक एल्बम बना लिया करें, जिसमें बच्चा पैदा होने के बाद वहां से बड़ा होता आपकी एल्बम के पेजेस पलटते जाओ तो वो नजर आता जाता है। दैट्स द बेस्ट थिंग।
उसके अलावा आपके स्कूल से डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपकी कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्कूल रिपोर्ट्स होती हैं, वो सब कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि जो आपको बहुत पहले से तैयार करनी है, सब कुछ आपके पास होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, इजीली हो सकता है। और वो फिर आप अगर चाहें, अगर उस वक्त वो सुपर प्रीमियम सर्विस चल रही हुई तो आप उसको सेम डे सर्विस पे भी करवा सकते हैं। अदरवाइज जो अभी ये कोरोना लॉकडाउन से पहले टाइम लगा रहे थे, 2.5-3 महीने 4 महीने के अंदर सारा कुछ हो रहा था, तो इट वॉजंट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, मतलब अगर हम वो सेम डे सर्विस पे जाएं जी, तो हम सारे 4 बनते हैं, तो चारों की फीस अलग अलग से होगी, वो 800 या जी चारों की फीस अलग से होगी। लेकिन साथ ही मुझे अभी याद आया, आपने बताया कि आप नास सपोर्ट पे रह रहे हैं ना? जी जी हाँ, नास सपोर्ट पे अगर आप रह रहे हैं तो शायद आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज जब आप नास सपोर्ट पे जाते हैं, आप रह रहे होते हैं, तो जब आप अप्लाई करते हैं अपने 7 ईयर्स की बेस पे, तो आपको फी रिमिशन करनी होती है। फी रिमिशन में फिर आपको होम ऑफिस की सारी फीसें नहीं पे करनी होती, ठीक? और जब आप वो पे नहीं करते, हाँ, जब आप वो पे नहीं करते तो फिर आपको वो सेम डे सर्विस की ऑप्शन नहीं देते। सो इसलिए आपको सेम डे सर्विस में नहीं जाना होगा। अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है वो तो यही है। अगर आगे से वो कुछ चेंज करते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जब आपका दिसंबर में टाइम आता है तो हो सकता है उसको चेंज करें, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो की जाएगी, बच्चे के 7 ईयर्स कंप्लीट, आपकी एप्लीकेशन जो की जाएगी दैट विल बी इन जनवरी, ठीक है जी। सो जनवरी 2021 में क्या प्रोसेस होता है, क्या वो सेम डे सर्विस के अंदर आपको अलाउ करेंगे विद फी रिमिशन और नॉट, वो हम उस वक्त चेक करेंगे। लेकिन राइट नाउ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये, अगर आप नास सपोर्ट के ऊपर चल रहे हैं, आप होम ऑफिस की फीस और एनएचएस की फीस वगैरह पे नहीं करते, तो आपको सुपर प्रीमियम सर्विस का ऑप्शन नहीं दिया जाता, इस बेसिस पे कि आप अगर नास सपोर्ट वगैरह अफोर्ड नहीं कर, अपनी होम ऑफिस की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और नास सपोर्ट के ऊपर रह रहे हैं, तो ये 800 पाउंड पर पर्सन कहां से आप उठा के ले आए? हाँ, यही चीज ना, ठीक है जी, एक लॉजिक उसके पीछे बनता है। सो दैट इज व्हाई दे स्टॉप यू। अदरवाइज मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप अप्लाई करो तो उसके अंदर आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 7 ईयर्स के केसेस अभी तक, ये कोरोना वायरस से पहले जो हो रहे थे, 2.5-3 महीने में, 4 महीने में हो रहे थे। सो इट शुडंट टेक वेरी लॉन्ग। हाँ, वो मैंने एक और वकील साहब है, बाई चांस वो मेरी फेसबुक में है जी, वो अक्सर बताते रहते हैं कि जी 3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या 4 हफ्ते में, और एनीवे वो तो उनका 2-3 हफ्ते वाला तो मुझे नहीं नजर आता कोई भी। मैं एप्लीकेशन हर हफ्ते करता हूँ, ये 2-3 हफ्ते वाला चक्कर नहीं है। आप ही की तरह वो थोड़ी बहुत फेसबुक करते हैं, आप अच्छा, तो नहीं करते, लेकिन वो करते हैं, तो वो बता रहे होते हैं। खैर एनीवे मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, राइट, झूठ बोलते हैं, ये सच बोलते हैं। नहीं जी, मैं किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता, एब्सोल्युटली नॉट। किसी ने अगर कहा कि जी 2 हफ्ते में आ गया, तो वो फिर उनकी कोई स्पेशल अरेंजमेंट होगा, मैं नहीं कह सकता। मैं अपना ये कह सकता हूं कि मैंने आज तक कोई 2 हफ्ते में आता केस नहीं देखा। सो वी मेक एन एप्लीकेशन, आपके फिर बायोमेट्रिक्स होते हैं, उसके बाद जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं टाइम फ्रेम 2.5-3 महीने इजिली लगते हैं, और उसके बाद आपका जवाब आ जाता है। सो 7 ईयर्स की बेस पे एक ना, इन्होंने कुछ महीने पहले एक दफा हमसे लिए भी हैं, ठीक, दैट्स फाइन जी, डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं, वो एक तो बहुत पहले लिए, 4 साल पहले लिए, जी ठीक है, वो अपडेट करने के लिए करते हैं ना, अच्छा, ये चीजें होती रहती क्या पता वो एक्सेप्ट कर रही हूँ तो तब बोलिए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अभी आप इंतजार करो, जब आपका टाइम कंप्लीट होता है, अभी आप हर तरह से सेफ हैं। आप असाइलम का केस आपका चल रहा है, आपने अपनी नास सपोर्ट भी आप ले रहे हैं, आप उनकी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, सो एवरीथिंग इज ऑल राइट। जब आपके बच्चे के 7 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, उससे पहले मुझसे राब्ता कर लीजिएगा, वी विल इंशाल्लाह प्रिपेयर फॉर इट प्रॉपर्ली, और जनवरी में आपका केस डाल के आपको स्टेटस दिलवाएंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। और उसके बाद बंदा अपने मुल्क में जा सकता है? बिल्कुल जा सकते हैं जी। आपने असाइलम किया भी हो, अगर आपको असाइलम ग्रांट नहीं हुआ, दैट मींस यू हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेफ्यूजी। इफ यू हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेफ्यूजी, तो उसका मतलब आप अपनी कंट्री जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलिए ठीक है, बहुत ठीक है, मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम, गुड टू टॉक टू यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम जी। ओके फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है हमारा टाइम कितना हो गया है अब। चलो ये मैं फिर वाइंड अप करूंगा। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र अली भाई। आई थिंक आप हमारे आज लास्ट कॉलर होंगे। चलें बताइए जी। अली भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं 2010 में आया था यूके के अंदर स्टूडेंट वीजे के ऊपर, ठीक, टीयर 4 के ऊपर था। फिर मेरा टीयर 4 मैंने स्विच किया एमबीए टॉप अप के ऊपर। फिर टॉप अप की जो एप्लीकेशन, अभी मेरी टीयर 4 की एप्लीकेशन पेंडिंग में थी, तो फिर मैंने उसके ऊपर मेरा पीएसडब्ल्यू में डाल दिया, जो मेरा एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद फिर मेरा फिर टीयर 4 में चला गया। टीयर 4 के बाद फिर मैंने
FLRFP पे चला गया, 2.5 साल का लगा, फिर मेरा अभी 2.5 साल लग रहा है। ठीक। तो मेरे वीजे के अंदर कोई ब्रेक वगैरह नहीं आई अभी तक, बिल्कुल ठीक। कभी कभी मेरे कोई रिजेक्शन नहीं हुआ। Very और good. मेरे वो लॉन्ग रेजिडेंसी मेरे अभी मई में पूरे हो रहे हैं 10 ईयर्स। Very good. उसकी बेस पे मैं करना चाह रहा था। पूछना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ अली भाई कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी एज ए लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कितने अरसे की मेरी शादी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे एप्लीकेशन डालने के लिए। और सेम डे में जाऊँ, अगर सेम डे जाऊँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि या फिर आजकल जो सर्कमस्टांसेस में ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इस बारे में प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, कितना मैंने 2 साल या 3 साल के डॉक्यूमेंट लगाने, क्या क्या लगाने, क्या हिसाब था पूरा, फिर आपसे मैं आपसे रब्ता करूंगा। जरूर। देखिए, सिंपल बात, आपको मैं समरी पेश कर देता हूँ जी। आप जब 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करते हैं, पैराग्राफ 276B के अंदर आप जाते हैं, उसके अंदर सिंपल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने प्रूव करना है कि आपने कंटिन्यूअस 10 ईयर्स गुजारे हैं और लीगली गुजारे हैं, जिसमें कहीं पे आपका कोई गैप नहीं आया। अब आप श्योर हैं कि आपका कहीं पे भी कोई गैप नहीं आया हुआ, इसका प्लीज ख्याल रख लीजिएगा। लोग अक्सर समझते हैं कि जी मैंने एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, मैंने बस 14 दिन के अंदर दोबारा एप्लीकेशन डाल दी थी या 28 दिन के अंदर दोबारा डाल दी थी, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, उसके बाद मैंने दोबारा डाल दी थी 28 दिन के अंदर, तो मेरा कहीं पे भी गैप नहीं आया, या मुझे कहीं मैं रिपोर्टिंग करता रहा तो मेरा कहीं पे गैप नहीं आया। ऐसी बात नहीं होती। आपका लीगल स्टेटस का मतलब है कंटिन्यूअस लीगल स्टेटस और सेक्शन 3C लीव कंटिन्यूअसली चलती रही है। सो अगर आप समझते हैं कि वाकई आपके 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में प्रूव यही करना है कि आपके 10 ईयर्स लीगली कंटिन्यूअसली कंप्लीट हुए। सो नंबर 1, आपके पास अपने पुराने पासपोर्ट्स होंगे। आपने अपने 5 साल के 5 साल कह रहा हूं 10 साल के पासपोर्ट्स लगाने हैं। उससे प्रूव क्या होता है कि आप कंटिन्यूअसली यूके में रहे हो, आपकी एग्जिट्स कितने रहे हैं और उनके अंदर कितना कितना टाइम आपने बाहर गुजारा। क्योंकि आपकी इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो काम आता है वो आपकी सारी डेट्स डालने वाला आता है। कितने दिन आपने बाहर गुजारे, कितने दिन आप यूके से बाहर रहे और क्या लीव आपकी कंटिन्यूअसली चलती रही। सो अगर आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, उसमें कहीं आपका गैप नहीं है, देन यू शुड बी फाइन। आपने 10 साल के पासपोर्ट लगाना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, लास्ट 6 मंथ्स के डॉक्यूमेंट्स आपके सिर्फ फाइनेंशियल लगते हैं। उससे पहले वाले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम के रिलेटेड या आप क्या क्या करते रहे, आपने हर तरह से लीगली टाइम गुजारा, यहां पे वो सब कुछ आता है। अगर आप स्टूडेंट के ऊपर बहुत टाइम गुजारते रहे और आपको 20 आवर्स काम करना अलाउड था और आप 40-40 घंटे काम करते रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी वो डिग आउट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उसके ऊपर रिफ्यूज कर दें। सो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो यू शुड नॉट बी वरिड। ठीक है जी। आपने जब अपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए, और इफ यू हैव हैड अ डिग्री फ्रॉम द यूके तो फिर आपको उसकी टेस्ट की जरूरत नहीं है। आपने अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट लगाएंगे तो B1 लेवल पे करना होगा उस तरह। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह मैंने बताया, आपके प्रूफ्स ऑफ एड्रेस होंगे और आपके पासपोर्ट्स होंगे। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं जाती। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं इतने इतने पलंदे उठा के कि जी 10 साल की बेस पे अप्लाई करना है और मैं उसको डिक्रीज करके इतना कर देता हूँ। सो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन अगर मैं कर रहा हूं तो मैं डील कर लूंगा उसको। अजय भाई, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह जो है वो कितने साल के लगाने, मतलब 1 साल के लगाने हैं, 2 साल? रैंडमली लगाइए जी। मैं हमेशा कहता हूं कि आप हर साल के 2-3 डॉक्यूमेंट्स लगा दिया करें जिसमें आप रैंडमली उनको दिखा सकें कि मैं 10 साल से कंटिन्यूअसली यहां पे रह रहा हूं। और वो भी तब जरूरत होती है अगर आपके पास अपने 10 साल के पासपोर्ट्स नहीं है। इफ यू गॉट योर पासपोर्ट्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, अपने पासपोर्ट्स लगाइए, साथ अपने जो स्टेटस रहा हुआ आपका उसकी डॉक्यूमेंटेशन लगाइए, प्लस अपने लाइफ इन द यूके टेस्ट लगाएं, अपना B1 लेवल टेस्ट लगाएं, एंड यू डन। उसके अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। आप रिकमेंड करते हैं कि सेम डे सर्विस पे जाए भाई? सेम डे सर्विस अगर आपको अवेलेबल होगी, एब्सोल्युटली, लेकिन आई डोंट नो सेम डे सर्विस कब अवेलेबल होगी दोबारा। आपका मई में टाइम कंप्लीट हो रहा है। अगर आपका टाइम कंप्लीट होता है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, मेक श्योर यू डू एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके बाद जो बायोमेट्रिक्स का आपको अगर ऑप्शन मिलता है सेम डे जाने का तो जरूर जाइए, और अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो बाय पोस्ट कर दीजिए। ठीक, तो आपके पास कब आया जाए और कब हम ये डाल लें 28 डेज जो हमारी 28 डेज का आपका अगर 10th मई को कंप्लीट हो रहा है आपका टाइम, तो इसका मतलब ऑलरेडी 18th ऑफ मई, सॉरी 18th ऑफ मई का मतलब है कि अगर आप अब अपना केस शुरू कर लेते हैं तो अगले 28 दिन के अंदर हम आपको केस डाल सकते हैं। यूर इन द क्वालिफाइंग पीरियड नाउ। ठीक है। तो आपको पता है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही आजकल, वो जो नहीं, वो तो सेम डे सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही ना, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, बट यू कैन सबमिट एन एप्लीकेशन। अगर आप करना चाहें तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है जनाब, जरूर जरूर जरूर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द शो। और काफी देर बाद मैंने इतनी सारी बातें की है, वरना रोज घर में बैठ के और काम तो बहुत सारा कर रहा हूं लेकिन इतनी ज्यादा बातें नहीं चल रही थी। लेकिन वही बात है, बंदा मिस करता है अपने काम को और अपनी रोज की रूटीन को। इसीलिए आज सूट पहन के अपने टाई लगा के बैठा हूं। बच्चे भी परेशान हो गए थे कि बाबा किधर जा रहे हो, मैं क्या, लेकिन इधर से ही काम कर रहा हूं, डोंट वरी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अब शो का टाइम खत्म हो गया है, सो प्लीज मेरे फोन के ऊपर अब कॉल्स मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपने कुछ छोटा मोटा सवाल भेजना है तो मुझे टेक्स्ट आप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको टेक्स्ट पे जवाब दे दूं। अदरवाइज अगर आप केस अपना डिस्कस करना चाहते हैं, बाय ऑल मींस मैं इसी तरह से वीडियो कॉल्स कर रहा हूं, यहीं बैठता हूं, अपना फोन सामने रखता हूं या अपना कंप्यूटर ऑन करके स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपके साथ मेरी बात हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो जाके आप हमारी नई वेबसाइट चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ सोशल मीडिया का काम शुरू किया है अपने आप को ठीक करने के लिए। बहुत अरसे से वेबसाइट नहीं काम कर रही थी, बहुत अरसे से मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था और ट्विटर अकाउंट और वो यूट्यूब और वो सारा कुछ। अब द एक्सेलेंट ज़ारा मर्चेंट इज बैक और हम उस तरह से सारी चीजें अपनी जमा कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। सो अब फेसबुक के ऊपर भी आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगी। अब इसके साथ साथ मैं कुछ कोशिश करूंगा कि रेगुलरिटी के साथ बाकी चीजें भी करूं, बट इंशाल्लाह कोशिश ये है दैट एवरी थर्सडे मॉर्निंग 11 o'clock हम अपना कानून और आप एक रेगुलरिटी के साथ करें। सो अगली थर्सडे कानून और आप में दोबारा मुलाकात होगी। उससे पहले कोई और अपडेट्स आएंगी या कोई और चीजें होंगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बाकी अपने सवाल भेजते रहिए और अगर आप अपना केस हैंड ओवर करना चाहते हैं, बिजनेस इज ओपन एज यूजुअल। 0208-446-5498 ऑफिस का नंबर है। टेक्स्ट नंबर मेरा आपके पास लिखा हुआ है यहां पे, आप उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह वी कैन हैंडल योर मैटर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ट्रस्ट पायलट के ऊपर भी हमने अपना वो रिव्यूज का प्रोसेस शुरू किया है। सो प्लीज अगर आप अपना कुछ रिव्यू करना चाहते हैं मेरी सर्विसेज के बारे में या मेरे इस कंटेंट के बारे में तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। खुदा हाफिज।